नमस्कार एवं शुभ संध्या। मैं डॉक्टर श्रुति सारिका आईएफपीएच द्वारा आयोजित हिंदी वेबिनार के 919वें दैनिक श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूं। वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज के मेहमान और वक्ता डॉक्टर काजल वर्मा हैं। डॉक्टर काजल वर्मा एक समर्पित और उत्साही होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर काजल वर्मा के पास 15 वर्षों का विशिष्ट करियर, समर्पण और तत्परता की प्रतिमूर्ति है। इनको 2016 में राजस्थान के नागौर कुचेरा के ग्रामीण क्षेत्र में होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तब से ये मरीजों की भलाई के लिए और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दे रही हैं। कोविड-19 के प्रकोप के दौरान भी उन्होंने अपना 100% योगदान दिया और इस योगदान के लिए उन्हें नागौर कलेक्टर के द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया। और डॉक्टर काजल वर्मा अपने लगातार अथक परिश्रम के द्वारा होम्योपैथी के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते आ रही हैं और साथ-साथ ये होम्योपैथी के क्षेत्र में अपना अपने ज्ञान बढ़ाने के साथ-साथ वेबिनार में अपने एक्सपीरियंस और अपने अनुभव को साझा भी करती हैं। इनके आज के वेबिनार का टॉपिक वुमेन्स हेल्थ हार्मोनल डिसऑर्डर, होम्योपैथी इन वुमेन हेल्थ इन मॉडर्न एरा। मैं मैडम से आग्रह करती हूँ कि अपना वेबिनार शुरू करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमसे साझा करें। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रुति जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉक्टर साहनी जी का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, आई पे माय ग्रैटिट्यूड टू डॉक्टर साहनी जी कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। एंड डेफिनेटली ये पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, फोरम है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। हर दिन एक नया वेबिनार होता है न्यू टॉपिक के साथ में, विच इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। हम सभी को नया नॉलेज, नया एनलाइटमेंट मिलता है और इससे बेस्ट और कुछ हो नहीं सकता। और ये इतना डिफिकल्ट जॉब है रोज एक वेबिनार को अरेंज करना कि इतना आसान नहीं है। एंड स्टिल आज हम इस पोजीशन पे हैं। आज ये इतना लंबी श्रृंखला चलती आ रही है, उसके लिए मैं पूरे फोरम को कंग्रेचुलेट भी करती हूँ और थैंक यू भी बोलती हूँ। एंड थैंक यू डॉक्टर श्रुति जी, आपने बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन दिया। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, हालांकि अभी बहुत व्हाट आई कैन सी इस पार्टिसिपेंट्स काफी कम है, बट आई एम श्योर थोड़ी देर में ज्वाइन हो जाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको शुरू करें। ओके, एम आई दिस पीपीटी विजिबल टू एवरीबॉडी? इज दिस विजिबल? यस मैम। ओके ओके, राइट। सो वी आर गुड टू गो। व्हाई आर वी टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक टुडे? हमने ये हार्मोनल इम्बैलेंस का टॉपिक क्यों चूज किया? क्योंकि ये एक ऐसा हिडन कॉज है जो कि पूरी तरीके से सरफेस पे आ नहीं पाता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल केस टेकिंग करने के बाद ही हम एक्चुअली में पता लगा पाते हैं कि मेन प्रॉब्लम क्या है। और ये आज के टाइम में, बिकॉज हम बात कर रहे हैं मॉडर्न एरा की कि आज फीमेल डिसऑर्डर्स इतने क्यों हो रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा अगर कुछ प्रिवलेंट है तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस ही है। सारा रूट कॉज ही यहीं से निकल के बाहर आता है। एंड स्ट्रेस फैक्टर सबसे ज्यादा है। स्ट्रेस फैक्टर जो है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है अलग अलग फॉर्म में कि वो सीधा इम्पैक्ट करता है हमारे साइकी पे। और साइकी जो है वो तभी तो हम कहते हैं ना कि होम्योपैथी जो है वो सारा रूट कॉज को ट्रीट करती है, और सारा रूट तो यहीं पे है। दिमाग के अंदर ही सारा फितूर है, और ये सारा फितूर जो है वही रीजन होता है हमारे सारे हार्मोनल इम्बैलेंस का। मैं विजिबल हूं ना? क्योंकि मुझे आप लोग नहीं दिख रहे हो। जी मैम, आप विजिबल हैं। राइट राइट राइट। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि
जितने भी यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो थोड़ा सा मुझे हेल्प करें, मुझे ये बताने में भी हेल्प करें कि किस किसने अभी तक में खुद पे, नॉट पेशेंट्स, पेशेंट्स तो हम सभी देखते आ रहे हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, है ना। कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे, आई एम वेरी श्योर, और शायद कुछ नॉन मेडिकोज भी ज्वाइन करें मे बी। तो किस किसने एनकाउंटर किया है अपनी लाइफ में ये चेंजेस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस? क्या कोई ऐसा है जिसने कभी बेवजह घर पे आके फ्रिज खोला हो और ये देखा हो क्या पड़ा है, क्या कुछ ऐसा एक्साइटिंग खाना तो नहीं रखा हुआ है जिसकी मुझे क्रेविंग हो रही है, बस आके सीधा फ्रिज खोलते हैं, करते हैं ना हम लोग ये ऐसा कई बार। हमारे मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज्यादा, हमें रातों को नींद नहीं आती है, और हम लोग ये सारी चीजों के लिए कहते हैं कि क्योंकि मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है ना इसीलिए ये ऐसा है, इसलिए कोई भी परेशान ना हो घर में, है ना। कौन कौन है, कितने लोग हैं इसको एनकाउंटर करते हैं, या किसी ने चैट बॉक्स में आप वाई लिख सकते हैं इसके लिए, या एच लिख सकते हैं। जी मैम, हार्मोनल इम्बैलेंस बीइंग अ वुमेन, इट्स क्वाइट नेचुरल, ये बहुत आम है किसी भी फीमेल के लाइफ में हार्मोनल फ्लक्चुएशन होना। जी, सो बट आई कैन नॉट सी एनी एनीथिंग इन चैट, या तो मुझे चैट विजिबल नहीं हो रही है, इज देयर एनी लाइक एनीथिंग कि चैट विजिबल नहीं है? आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट विद मी, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी और मुझे ये महसूस हो जाएगा, ये पूरी तरीके से आभास हो जाएगा कि आप लोग मेरे साथ हैं। सो किस किस ने ये एनकाउंटर किया है? प्लीज टाइप वाई और एच। एच फॉर हार्मोन। मूड स्विंग्स, बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी होना लॉन्ग ड्यूरेशन तक, और नींद नहीं आना, फटीग होना, है ना, भूख नहीं लगना, बहुत ज्यादा एसिडिटी होना। सो how many of us have blamed or made our hormones responsible for this, all these pictures? Only 2H, बाकी सब बिल्कुल कभी नहीं एनकाउंटर किया आप लोगों ने। ओके, नो प्रॉब्लम। We'll go further. So what is hormonal imbalance? Decoding the modern female imbalance today. Why decoding? Okay. Basically hormonal imbalance क्या है? A lifestyle driven endocrine epidemic. और एंडोक्राइन एपिडेमिक हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एवरी अदर फीमेल एंड इनफैक्ट मेल आल्सो इज कमिंग विद दीज प्रॉब्लम। हमारा लाइफस्टाइल पूरी तरीके से खराब हो चुका है। नॉट ओनली लाइफस्टाइल में, अगर दिनचर्या की बात करें, सिर्फ दिनचर्या की बात नहीं है, अब जो हम खाना खा रहे हैं, वट एवर वी आर कंज्यूमिंग, हम इतनी देर से स्क्रीन पे आजकल बैठे रहते हैं क्योंकि हमारा काम है, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो मेजर कॉज, राइट? सो दिस इज एपिडेमिक, क्योंकि ये घर घर पहुंच चुका है। कोरोना तो बाद में आया था और जल्दी भी खत्म हो गया, लेकिन ये अब कभी नहीं खत्म होगा, ये हमेशा रहेगा हमारे साथ। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? अ डिसरप्शन इन द नॉर्मल प्रोडक्शन, रेगुलेशन और functioning of hormones in the body. It is a pathological state caused by either quantitative, या तो hormones कम या ज्यादा होंगे, और qualitative. What does qualitative means? Qualitative is कि रिसेप्टर सेंसिटिविटी जो है वो ही हैम्पर हो चुकी है, और हमारे जो फीडबैक रेगुलेशन है ना, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस जो हम आगे देखेंगे, वो रेगुलेशन को ही ऑल्टर कर देती है, मेटाबॉलिज्म को ही ये ऑल्टर कर देता है। व्हाई रेलेवेंट टुडे? बिकॉज इंक्रीजिंग लाइफस्टाइल स्ट्रेस विच इज वेरी नोन, इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। आज के टाइम पे पेशेंट आते हैं स्ट्रेस लेके, बहुत सारे कॉजेस लेके, लेकिन वो सारे के सारे ना हिडन रहते हैं। तो हम बीइंग एन होम्योपैथ, हमारा यही सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है कि उसको रिवील कैसे किया जाए। सिडेंट्री हैबिट्स एंड पुअर डाइट, विच इज ऑब्वियस, बहुत सारी हमारी हैबिट्स हैं आजकल, हम इतना मूवमेंट नहीं करते हैं, एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं। पहले जो डेली रूटीन में हुआ करता था, घट्टी पीसा करते थे, है ना, वॉक ज्यादा किया करते थे, अब सबके पास में व्हीकल्स हैं, सबके पास में सारे रिसोर्सेस हैं, मेड्स हैं, सब कुछ है, तो हम खुद कुछ नहीं करना चाहते। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स एंड एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स, डेफिनेटली राइजिंग इंसिडेंस इन यंग जनरेशन।
जेन जी एंड जेन अल्फा। अब ऐसा नहीं है कि ये जेन जी और जेन अल्फा में है, क्योंकि मुझे लगता है ये जो प्यारे प्यारे जेन जी और अल्फा हैं हमारे, जिनको जो हमारे लिए एंजल्स हैं, बट बेसिकली दे आर नॉट। तो ये एंजल्स हमारे सबके घरों में है, मेरे घर में भी है। और कहीं ना कहीं जो मिलेनियल्स है, जो हम लोग हैं, हमारी एज की फीमेल्स हैं, उनका स्ट्रेस का कारण ही यही है। तो बेसिकली हम में जो स्ट्रेस आ रहा है वो इन्हीं से आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? डू यू ऑल अग्री विद मी? इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, विमेन एंड मेल दोनों पे ही इसका इम्पैक्ट रहेगा। पीसीओडी, थायराइड इश्यूज, इनफर्टिलिटी, मूड स्विंग्स, ये सब फीमेल्स में हम रोज देख रहे हैं, है ना? लो टेस्टोस्टेरोन, ओबेसिटी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, सो सो कॉमन। और ये सारी चीजें हैं दिनचर्या के कारण, क्योंकि किसी को समय नहीं मिल रहा है, सभी लोग अपने ऑफिस में, अपने काम में इतने इंडल्ज हो चुके हैं। एडolescent एज में अर्ली प्यूबर्टी, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इज अ मेजर कॉज दीज डेज, है ना? तो ओवरली इन्फॉर्म्ड बच्चे हैं हमारे, और गेस्टेशन पीरियड में क्या क्या चीजें हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा जो एक इम्पैक्ट होता है वो हम देख रहे हैं एज अ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। एक्ने, एंजाइटी, सो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, डिप्रेशन, ये सारी चीजें जो है ये सब एक अम्ब्रेला फैक्टर हो गया बेसिकली, हार्मोन हार्मोनल इम्बैलेंस, है ना? और उसी के अंडर ये सारी चीजें आ रही हैं। So basically, what is the key message? Hormonal imbalance is not just a medical concern, but a modern lifestyle epidemic. Epidemic तो ये है, और ये वो एपिडेमिक है जिससे पार लगना बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट हम लोग हैं किस लिए फिर? what are homeopaths for? Endocrine disorders, the hidden cost of progress. बेसिकली आज हमारा जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ के अंदर, अगर हमारी लाइफस्टाइल स्मूथ चल रही है तब तो ठीक है, लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो पाने का, या डिस्टरबेंसेस आने का लाइफ के अंदर, ये सबसे बड़ा मेजर कॉज है। हार्मोनल इम्बैलेंस इज अ साइलेंट एपिडेमिक ऑफ मॉडर्न लिविंग, fueled by stress, sedentary habits, and environmental disruptors. In today's era, hormones are not just chemical messengers, they are casualties of our lifestyle and environment. From early puberty to infertility, है ना? From anxiety to obesity, hormonal imbalance is a new phase and definitely a new challenge. और challenge तो वो हमारे लिए है, पेशेंट तो डेफिनेटली उसके लिए भी चैलेंज है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, है ना, होम्योपैथ्स हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है ये। इन 21st century, the 21st century has transformed hormonal imbalance from a rare disorder into a global health crisis. Everywhere you will find the same picture. जो बाहर की कंट्रीज है उनमें थोड़ा ये ज्यादा है, और बहुत ज्यादा लंबे समय से है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल हमारे लाइफस्टाइल से हमेशा से डिफरेंट रहा है। हम लोग इस मामले में बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट रहे हैं, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमारा ट्रेडिशन अलग है, कल्चर अलग है, और सबसे बड़ा जो फैक्टर है हमारे पास में आयुर्वेदा था, है ना? तो शास्त्र उपनिषद जो सारी चीजें हम लोग पूरी तरीके से एक रिच हमारा लिटरेचर रहा है या कल्चर रहा है, उसके कारण हम कहीं ना कहीं अभी तक फिर भी सेव्ड है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ये इतना ज्यादा उनके पास में टूल्स नहीं है, या वो इतने फॉर्चुनेट नहीं रहे। वाई इट इज ऑन राइज? तो बेसिकली इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, जो हम कहते हैं ना, प्लास्टिक्स और जितने भी पेपर एप्स होते हैं, जो कि टेट्रा पैक्स होते हैं, इनको यूज नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उनमें जीनो एस्ट्रोजन्स होते हैं। ये जीनो एस्ट्रोजन्स है क्या? अगर जीनो हटा दो तो ये तो एस्ट्रोजन हुआ, है ना? तो इसको एस्ट्रोजन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये इस तरीके का केमिकल कंपाउंड है जो हमारे ईस्ट्रोजन हार्मोन को मिमिक करता है, उसके जैसे एक्ट करता है। तो सोचिए, अगर एक हार्मोन एक केमिकल कंपाउंड हार्मोन की तरह बन जाएगा, तो हमारे बॉडी को कितना गलत सिग्नल दे रहा है हमें, है ना? सिंथेटिक और नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड दैट मिमिक और इंटरफेयर एस्ट्रोजन एक्टिविटी इन द बॉडी, दे आर फाउंड इन प्लास्टिक्स, पेस्टिसाइड्स, कॉस्मेटिक्स एंड प्रोसेस्ड फूड। और यही तो हमारी लाइफस्टाइल है। प्लास्टिक्स हमारे पास हर जगह है, पेस्टिसाइड्स के बिना हम खाना भी नहीं खाते, हमारी लाइफ शुरू भी नहीं होती। सुबह पानी पीने से लेके रात को सोने तक हम सब चीजों में, हर चीज में, हर एक्टिविटी में ये सारी चीजें इन्वॉल्व है। कॉस्मेटिक्स आजकल इतना ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखने की जो एक होड़ है,
हर कोई कॉस्मेटिक्स यूज कर रहा है, और चाहे बेस्ट टू बेस्ट आप ब्रांड ले लीजिए, महंगे से महंगे ब्रांड्स ले लीजिए, आप बच नहीं पाएंगे। एंड प्रोसेस्ड फूड, दिस इज अ मेजर कंसर्न टुडे। जीन एस्ट्रोजन क्या करते हैं, दे बाइंड टू ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, ईस्ट्रोजन अल्फा एंड ईस्ट्रोजन बीटा, ये वो अलग अलग दो रिसेप्टर्स होते हैं जो उनका दोनों का अलग अलग स्फीयर है। क्या है ईस्ट्रोजन? ईस्ट्रोजन रिसेप्टर अल्फा का रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में मिलता है, यूट्रस पे मिलता है, ओवरीज, ब्रेस्ट, हाइपोथैलेमस एंड लिवर। एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? दे हेल्प इन ग्रोथ, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो ये वाला स्फीयर जो रहा, ये हाफ ऑफ द बॉडी ये कवर कर लेता है, आई थिंक, है ना। और ईस्ट्रोजन बीटा रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे, वेयर वी कैन फाइंड इट? बीटा जो है वो ब्रेन, बोन, कार्डियोवास्कुलर टिश्यूज एंड इम्यून टिश्यूज में मिलता है। एंड इसके क्या फंक्शंस होते हैं? न्यूरो प्रोटेक्शन, फूड, मूड रेगुलेशन एंड एंटी इंफ्लेमेटरी। सो नाउ अगर इन दोनों को हम देखें तो पूरी तरीके से बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्शंस को ये रेगुलेट कर रहा है। और अगर पूरी बॉडी को ये रेगुलेट कर रहा है ऑलमोस्ट, तो देखिए फिर अगर वो मिमिक कहीं केमिकल कंपाउंड से रिप्लेस हो रहा है, तो द होल फिजियोलॉजी गेट्स चेंज। बेसिकली दे आर, ये दोनों एंटीना होते हैं एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, एस्ट्रोजन हार्मोन के लिए, एंड दे सिग्नल्स को आगे प्रोपोगेट। डॉक्टर श्रुति, इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. Dr. Anil, please unmute. Please mute yourself. All Bea, this ओके, नाउ आई एम ऑडिबल, है ना जी। ये एंटीनास होते हैं जो कि सिग्नल्स को प्रोपेगेट कर रहे हैं, और अगर एंटीनास ही गलत सिग्नल देने लग जाएंगे बॉडी को, तो फिर क्या होगा? ये तो सीधा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पे चला जाएगा ना। सो दे गिव फॉल्स सिग्नल्स। सो दे आर टू एक्सिस, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एंड्रोजन एक्सिस HPA एंड हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस। तो एंड्रोजन्स हो गए और गोनाड्स हो गए। ये हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस एंड हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस इंटरफेरेंस हो जाता है, क्योंकि उनका जो बेसिक जो एक एक्सिस था उसके बीच में कौन आ गया? ये केमिकल कंपाउंड। और ये क्या कर रहा है? GnRH, LH, FSH सिक्रीशंस को डिसरप्ट कर रहा है। इरेगुलर ओवल्यूशन होगा, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन होगा, इनफर्टिलिटी होगी, एंड व्हाट नॉट, सब कुछ तो आ गया इसके अंदर। बेसिकली एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस क्यों होंगे? क्योंकि जीन्स के सरफेस पे ये क्या करते हैं, मिथाइल का एक कंपाउंड जो होता है, मिथाइल का एक मॉलिक्यूल जाके चिपका देते हैं, अडहेर हो जाता है मिथाइल कंपाउंड। और जब मिथाइल कंपाउंड हो जाएगा तो टोटली उसका म्यूटेशंस हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म अल्टरेशंस इन एंडोक्राइन जेनेटिक एक्सप्रेशन, एंड also can predispose to cancer, which is the major cause of these days। तो आजकल इसीलिए तो सब डरते हैं कि ऐसे करेंगे तो कहीं कैंसर ना हो जाए, ये खाया कंटिन्यू खाया तो कैंसर ना हो जाए। लेकिन आप कहाँ कहाँ बचोगे और कितना ऑर्गेनिक ला सकते हो? मतलब आई, इट इज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज फॉर एवरी वन ऑफ अस। सो द मेन मैसेज इज जीन एस्ट्रोजेंस हाईजैक एंडोक्राइन रिसेप्टर्स, पूरी तरीके से उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया उसको। एंड नाउ व्हाट दे डू इज दे डिस्टॉर्ट हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी फीडबैक एंड डिसरप्ट बॉडी रिदम। ओवर मेडिकेशन, आजकल हर पेशेंट जो है वो इतना ओवरली इन्फॉर्म्ड है हर एंगल से कि वो पूरा पढ़ के ही आता है और हमें आके बकायदा दवाइयां बताता है, और ओवर मेडिकेशन तो होता ही है। कॉन्ट्रासेप्टिव, स्टीरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, ये हर कोई लेता जा रहा है। कई पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं, कई लोग तो ऐसे होते हैं वो बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के लिए जा रहे हैं। बेसिकली दे ऑल्टर नेचुरल साइकिल एज नेचुरल सिस्टम इज कंफ्यूज्ड, आवर ग्लैंड्स स्टॉप मेकिंग हार्मोन्स बिकॉज ऑफ ओवरलोड, क्योंकि उस ग्लैंड के पास में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है कि ये हार्मोन जो है वो सिग्नल्स भेज रहा है, जबकि वो हार्मोन एक्चुअली नहीं भेज रहा होता है, वो जीन एस्ट्रोजेंस काम कर रहे हैं हमारे, है ना, वो मिमिक कर रहे हैं। तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और वो सोचती है कि ग्लैंड्स जो है वो सोचते हैं कि ये ओवरलोड हो गया है, और वो अपना खुद का जो हेल्दी हार्मोन है वो बनाना ही बंद कर देते हैं। राइट, receptors gets desensitized and gut health gets disturbed. Whenever natural rhythm is replaced by chemical compound, it will lead to hormonal chaos। chaos मतलब
हम केओस वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि एक अंदर शोर मचा रहा है हमारे अंदर, हमारी बॉडी की रिदम को कंट्रोल कर रहा है, और जो बॉडी की खुद की जो आवाज है उसको पूरी तरीके से उसने साइलेंट कर लिया है। और बस वो इन कंपाउंड्स का ही शोर है पूरी बॉडी के अंदर। इंक्रीज रिलीजियसनेस एंड टू मच सोशलाइजेशन। व्हाई एम आई यूजिंग दिस टर्म रिलीजियसनेस? क्या कारण है? uh, यहाँ पे कोई भी मेरी बात को अन्यथा ना ले, बिकॉज यही चीज जो है इसको हम इस तरीके से समझे कि इतना ज्यादा पीयर प्रेशर है हम सभी पे, कि अगर एक पर्सन को कुंभ यात्रा करनी है क्योंकि उसकी अपनी श्रद्धा है, तो दूसरे को इसलिए करनी है क्योंकि उसको जाके रील बनानी है, उसको जाके वहां पे फोटोज अपलोड करने हैं, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिली के अंदर कुछ अनुष्ठान है और हम पे बहुत प्रेशर है इसको अनुष्ठान को की प्रिपरेशन करने का, स्पेशली फीमेल्स, है ना, फीमेल्स के ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो उसको तैयारियां भी करनी है, बच्चे भी संभालने हैं, किचन भी पूरा, किचन प्रेशर भी बढ़ गया है। तो इन सब में वो इतनी परेशान हो जाती है, पर उसको अनुष्ठान तो पूरा करना है, वो पूजा तो पूरी करनी है। तो वो इतना स्ट्रेस लेती है, इतना स्ट्रेस लेती है कि उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। सो आज के टाइम पे एक दूसरे को देखते हुए ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। Indeed, it is good. Being religious is not bad, but in this syphilitic pattern, it is definitely causing many problems. Socialization, ये सारी चीजें ना एक अपने एक होड़ लग जाती है कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूंगी। ये फोमो, जो ये फोमो है, ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। और ज्यादातर लोग जो है वो रियल जो इसका जो एक मैसेज होता है ना, जैसे आप डांडिया ही ले लो, तो एक इसका जो रियल फैक्टर था कि क्यों हम किया करते थे, माँ की आराधना किया करते थे, चारों तरफ घूमते थे माँ के, उसको गर्भ के रूप में देखते हुए ना। डांडिया, गरबा का मतलब क्या हो, गर्भ। तो गर्भ के अंतर्गत हम लोग एक पैटर्न बनाते थे ताकि उस गर्भ में रह के वो एनर्जीज माँ से ले सके। वो तो अब कहीं पूरा धूमिल हो चुका है, लेकिन अभी कुछ और ही आ चुका है। सो दिस इज इंक्रीजिंग अ लॉट, और एवरीबडी इतना, हर कोई इतना प्रेशर में है कि उसको बिल्कुल उसके जैसा ही करना है, और वो नहीं करता है तो उससे एंग्जाइटी हो जाती है। परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत बढ़ चुका है। सोशल मीडिया, इतना ज्यादा कंटेंट है हमारे पास में, तो हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन हम कहीं से भी इससे बच नहीं सकते। दैट दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एपिडेमिक। और इसका क्या सोर्सेज है हमारे पास में, ये जितने भी जीन एस्ट्रोजेंस हैं, या हमें क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए। अब अवॉइड एक्चुअली में हम कर सकते हैं या नहीं, दैट इज ऑल्सो चैलेंज। हम प्लास्टिक बॉटल्स, फूड कंटेनर्स, हम ये जो बहुत खुशी खुशी सैलेड्स बनाते हैं और उनको फ्रिज के अंदर क्लिंग रैप के ऊपर रख देते हैं कि ये फ्रेश रहेगा, है ना, हम तो बाद में अच्छा अच्छा फ्रेश कंज्यूम करेंगे। नहीं जी, वो फ्रेश नहीं होता। इट ऑल कंटेन्स बीपीए एंड थैलेट्स, which is the major cause of these hormonal irregularities. Canned food and beverages, है ना, इनमें अंदर प्लास्टिक लाइनिंग होती है, इसलिए कहते हैं कि टेट्रा पैक्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। कॉस्मेटिक्स विद पैराबेन, ट्राइक्लोजन्स, बेंजोफिनॉन्स, ये सारे स्किन पे इनका क्रॉनिक एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता जाता है, और ये कोई एकदम से आपको रिजल्ट बैड इफेक्ट नहीं देता है। क्रॉनिक यूज इनका धीरे धीरे आपको सारी चीजें, आपको एक पिक्चर फॉर्म कर देता है। और वो जो एक ड्रग पिक्चर जो एक प्रॉब्लमेटिक पिक्चर है, वो इसी के कारण आती है। सिंथेटिक फ्रेगनेंसेस, सेंटेड लोशन, हेयर प्रोडक्ट, सैनिटरी नैपकिन। सैनिटरी नैपकिन क्यों? क्योंकि बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन मार्केट में जो हैं उनमें परफ्यूम्स होता है ना, और खुशबू वाले सैनिटरी नैपकिन, दे आर वेरी वेरी डेंजरस। नॉन ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अब इससे कैसे बचा जाए? ये तो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हार्मोन ट्रीटेड मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अब अगर मैं बात करूं नॉन ऑर्गेनिक फ्रूट्स की, तो हम, मेरे को लगता है शायद हम सिर्फ इसी तरीके से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं कि जिस ऋतु में जो खाना चाहिए, है ना, हमारा आयुर्वेद भी ऋतुचार्य की बात करता है, तो अगर हम उसे फॉलो करें तो किसी हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी तो आजकल इतना ज्यादा पॉम्प शो का जमाना है कि अगर दिसंबर में मैं अल्फांसो की पूरी पेटी लेके आ रही हूँ, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, और मैं लोगों को बता के खा रही हूँ कि सी नाउ आई कैन स्टिल हैव अल्फांसोस, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हीटिंग फूड इन प्लास्टिक्स और डिस्पोजेबल कटलरीज, डिटर्जेंट्स, हाउस होल्ड क्लीनर्स, तो आई थिंक
ऐसी कोई भी जगह नहीं बचती है जहां पे आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो, इट इज एवरीवेयर, कुछ भी नहीं बचा। व्हाट इज द एपिडेमियोलॉजी, ट्रेंड एंड प्रिवलेंस? एवरी थर्ड गर्ल, एडोलेसेंट एज की अगर मैं बात करूं तो, शी इज कमिंग विद पीसीओडी, है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ कोशिश की है कुछ डेटा असेंबल करने की। थायराइड ऑलमोस्ट 42 मिलियन है, नॉट इन जस्ट फीमेल बट इन मेल्स एज वेल इन इंडिया। पीसीओडी continues to be common endocrine disorder which is prevalent in 22.5% गर्ल्स, जो कि ये 18 to 25 adolescent गर्ल जो एज रहती है उनमें। infertility is prevalent around 27.5 million. I'm talking only about India here. अर्बन इनफर्टिलिटी नेचुरली ज्यादा होगी क्योंकि वर्किंग फीमेल्स है, बहुत सारे और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। और रूरल में अभी फिर भी ग्रामीण परिवेश हमारा बचा हुआ है एज कम्पेयर टू अर्बन, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है ना, इसीलिए। एंडोमेट्रियोसिस 10% ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, मोस्टली दे आर अंडर डायग्नोस्ड, है ना, और डिलेड डायग्नोसिस, क्योंकि बहुत जल्दी वो अप्रोच नहीं करती हैं, या फिर हमारा तो फीमेल्स के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि अपने आप को वैल्यू नहीं देना, और यही सबसे बड़ा की फैक्टर होता है होम्योपैथ के लिए ना। आप डिवैल्यू कर रहे हो, अच्छा आओ हमारे पास बैठो, हम दवाई देते हैं, आप ठीक हो जाओगे। लुकोरिया, जो 30% लैक ऑफ दिस इज कुछ मिसिंग है यहाँ पे। डिसमेनोरिया 70% अमंग एडोलेसेंट गर्ल्स। सबसे मेजर मेजर जो फैक्टर जो प्रॉब्लम है वो है डिसमेनोरिया। 60 to 80% हमें फीमेल्स में जो एडल्ट फीमेल्स है उनमें देखने को मिलता है, और 70% एडोलेसेंट गर्ल्स में। और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो 60% अप्रॉक्स में होती ही होती है। ओके, अभी नहीं देखनी ये स्लाइड। अब इतनी सारी चीजें हमने जान ली है ना। तो क्या कारण है कि पेशेंट जो है हमारे पास में, या जो हमारे बीच में, आई थिंक नॉन मेडिकोज भी होने चाहिए। ओके, तो पार्टिसिपेंट्स भी बहुत कम है आज से, नो प्रॉब्लम। क्यों हमें होम्योपैथी प्रिफर करना चाहिए एंड व्हाई नॉट कन्वेंशनल मेडिसिन? क्या कारण है ये हम देखते हैं। क्या डिफरेंस है होम्योपैथी और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में? सो मॉडर्न मेडिसिन वर्सेस होम्योपैथी। बेसिकली दिस वर्सेस, इसको हम नेगेटिव नहीं लें, बट हम क्योंकि समझना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस और हमें क्यों जाना चाहिए होम्योपैथी के लिए, हमारी पैथी ऐसी डिफरेंट क्यों है, तो हम इसको समझते हैं। Conventional medicine, it is symptomatic, we all know, superficially from outside, body's own system goes silent and causes slow metabolism, है ना। ये मेडिसिन देने के बाद में क्या होता है, सप्रेशन होता है, तो हमारा सिस्टम जो है वो साइलेंट हो जाता है एंड मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। बेसिकली ये लोगों के पास में क्या रहता है, ज्यादातर ओसीपी, थायरॉक्सिन, मेटफॉर्मिन एक्सेट्रा, एंड दे कॉज डिपेंडेंसी, वेट गेन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, है ना। दे ऑल कॉज ऑल दीज एडिशनल प्रॉब्लम्स, वाटर रिटेंशन हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, मेटाबॉलिक रिस्क बहुत बढ़ जाता है इस इन मेडिसिन से। एंड क्योंकि सिंथेटिक हार्मोन्स दिया करता है ना, एचआरटी देते हैं ना सबसे ज्यादा, तो इनके पास में वही है फाइनल चीज, तो टारगेट एंड हार्मोन्स एंड एंड ऑर्गन्स, है ना। ये ज्यादा सीधा टारगेट करते हैं आपका जो ऑर्गन है उसी के ऊपर। दे मेनली एड्रेसेस बायोकेमिकल इम्बैलेंस। लेकिन होम्योपैथी क्या करता है, neuroendocrine immune axis. And now what is this? This is the major thing which should be followed. This ये इसी के अगर आप ये फॉलो कर रहे हो अपने कंसिडरेशन में, तभी आप उस पेशेंट को ठीक कर पाओगे। एंड होम्योपैथी यही करता है, इट स्टिमुलेट्स बॉडीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म, it is non-suppressive and individualized based. Medicine is chosen on the basis of psychoneuroendocrine totality. Now, what is psychoneuroendocrine totality? अभी हम आगे देखते हैं। मायोस्मेटिक बेसिस पे मेडिसिन चूज की जाती है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप। तो ये तीनों चीजों को कंसिडर करके हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, है ना, जबकि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं होता है। व्हाट इज न्यूरो? न्यूरो मीन्स सीएनएस एंड हाइपोथैलेमस रेगुलेशन। सेंट्रल रोल इस ये प्ले करता है, और ये बैलेंस करता है हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी सिग्नलिन। जो सिग्नलिन हैम्पर हो रहा था ना, जो कि मिस फायरिंग हो रहा था,
उसी को ये वापस से बैलेंस करने की कोशिश करता है ना। एंड इन कन्वेंशनल मेडिसिन न्यूरो एंडोक्राइन इम्यून एक्सिस का कोई रोल नहीं होता है। ये केमिकल बैलेंस केमिकल दिस मेनली एड्रेसेस बायोकेमिकल imbalance but no neuroimmune modulation. Now, या तो आइदर सप्लीमेंटिंग डेफिशिएंट और सप्रेसिंग एक्सेस, ये सिर्फ यही चीज हमें मिल सकती है। थायरॉक्सिन दे देंगे, मेटफॉर्मिन दे देंगे, या कोई और जो भी टैबलेट्स देनी है वो देंगे। ये तो इसको डेफिशिएंट के लिए सप्लीमेंट्स दे दिया जाएगा, या बहुत ज्यादा अगर हार्मोन है तो उसको सप्रेस कर दिया जाएगा। सिम्टोमेटिक रिलीफ बट नो रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैलेंस बिटवीन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी इम्यून फीडबैक लूप, और या फिर डायरेक्ट एचआरटी। सो जनरली ये लोग बहुत जल्दी जो है इस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि पेशेंट को एचआरटी फटाफट दे दो। And how does now this endocrinal factor is controlled? Rather than just supplementing, remedies stimulate feedback normalization across pituitary, thyroid, and ovarian axis. So see, pituitary, thyroid, and ovary. तो ये पूरा एक अलाइन करके बॉडी को चलता है। जैसे कि लेकेसिस में आप लेकेसिस दे देते हैं हम पेरीमिनोपॉजल या एफएसएच और एलएच इम्बैलेंस में। दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेकेसिस ही देना है, हमको तो कुछ टोटलिटी देखनी है। बट सिंपली मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है। थायरोइडाइटिस जो ऑटो इम्यून होता है उसमें थायरोइडेनम दिया जा सकता है ना। कन्वेंशनल मेडिसिन में ज्यादातर इम्यूनोसप्रेसेंट्स एंड एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन आर गिवन, एंड इन होम्योपैथी में हम आगे देखते हैं। नाउ इम्यून एक्सेस कैसे बैलेंस करता है। बेसिकली बॉडी के अंदर क्योंकि क्या हो रहा है कि फीडबैक ही गलत जा रहा है ना, हार्मोन्स को मिमिक किया जा रहा है, तो क्या होता है टॉलरेंस वर्सेस इन्फ्लेमेशन, ये दोनों चीजें होती है। बॉडी कितना टॉलरेट कर सकती है और उतना ही उसका इन्फ्लेमेशन बढ़ता जाता है। सो व्हेन इम्यून सिस्टम इज टू वीक, it loses its tolerance, can't fight infections properly, and becomes sensitive to harmless things. बहुत छोटी छोटी चीजों पे भी हम ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, जो कि बहुत लाइट होता है, उसमें हम मतलब वंडर करते हैं कि इतनी सी चीज से इसको कितना अफेक्ट हो गया है ना, पर वो एलर्जीज के फॉर्म में उस पेशेंट को अफेक्ट कर रहा होता है। When immune system is too active, it causes inflammation, causing autoimmune disorders, thyroiditis, etc. एपिस कैन बी थॉट इन इन्फ्लामेशन, कोनियम ग्लैंडुलर इन्फ्लामेशन के लिए हम देते हैं, बट नॉट ओनली दीज रेमेडीज, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। सो अभी तक में आई थिंक ये कन्वेंशनल और होम्योपैथी का जो डिफरेंस है वो आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। यस और नो, कैन वी हैव यस इन चैट बॉक्स, क्योंकि मैं चैट बॉक्स अब वापस से ओपन करके देखती हूँ। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। कैन वी हैव वाई, कैन वी हैव वाई इन ये चैट बॉक्स, क्योंकि बहुत कम पार्टिसिपेंट्स हैं तो हम आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं या इसको पूरी तरीके से चेक करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। राइट, ना व्हाट इज द आउटकम। अब ये दोनों सिस्टम्स का आउटकम क्या होता है। क्विक रिलीफ, रिस्क ऑफ रिलैप्सेस टू मच, है ना। थायरॉक्सिन लेते रहते हैं 25 mg, फिर उसके बाद 50 तक बढ़ जाती है। एक बार तो रिलीफ मिल जाता है, लेकिन बाद में क्या, वो उसको परमानेंट क्योर तो कर नहीं रही, और रिलैप्स तो खैर इट इज ऑलवेज देयर। डिपेंडेंसी विद एडिशनल साइड इफेक्ट्स, है ना। इट ट्राइज टू सप्रेस द आर्मी विद फोर्स। मतलब आप देखो ना, इम्यून सिस्टम जो होता है हम उसको कहते हैं बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म, आर्मी है वो हमारी, और उसी को सप्रेस कर करके आई मीन दवाइयां दे दे के फोर्सफुली वो सप्रेस कर रहे हैं। हमारा सिस्टम क्या कहता है, इट इज ग्रेजुअल, डीपर एंड सस्टेनेबल बैलेंस। धीरे धीरे आराम से स्मूथली हील करता है अंदर से बॉडी को। लॉन्ग टर्म री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यूरो एंडो इम्यूनो हार्मनी, है ना। तो अगर ये एक्सेस इस तरीके से चल रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना, हैनेमन सर तो यही कह के गए ना कि आप पूरा हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को फॉलो करो, तो ये इस तरीके से फॉलो हो रहा है, और इसीलिए लास्ट में हार्मनी वर्ड आता है, क्योंकि ये हार्मोनाइज कर रहा है। एस्टैब्लिशेस सेल्फ रेगुलेशन, सो बेसिकली बैलेंस बिटवीन TH1, TH2 and TH17 is maintained. What is TH1, TH2, TH17? They are basically T helper cells 1, T helper cell 2, T helper cell 17। क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, न्यूरो करा, एंडोक्राइन करा, इम्यूनो,
सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इम्यून स्फीयर, तो ये हेल्पर सेल्स के ऊपर एक्ट करता है और उनको फाइट बैक करने के लिए प्रिवेंट करता है ना। इम्यून सिस्टम इज आर मिसफायरिंग आर्मी इन हार्मोनल डिसऑर्डर्स, नॉट ऑलवेज, है ना। इम्यून सिस्टम तो हमें बचाने के लिए होता है, लेकिन इन हार्मोनल डिसऑर्डर्स इट इज मिसफायरिंग आर्मी, जो कि हम पर अपने आप खुद ही अटैक कर रहा है। एंड होम्योपैथी एक्ट्स लाइक अ वाइस कमांडर, इट रिटेन्स द सोल्जर, calms them down and helps them fight only the real enemies। तो भाई तुम टारगेट अपने ऑर्गन को मत करो, तुम एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है उसको फाइट करो और फिर वापस से अपना हार्मनी मेंटेन करो। ओके। हम्म। जनरली जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है या हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें या कोई भी टॉपिक, तो इस तरीके से आएगा कि हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होंगे। तो हम लोग नाउ वी हैव क्रॉस दैट लेवल, हम लोग उस लेवल पे नहीं है कि हम इस तरीके से पढ़े। एंड दिस इज व्हाई मैंने इसको पूरा इस एंगल से इसको प्रिपेयर किया है कि नाउ वी नीड टू नो अबाउट what is the cause behind it, the root cause, the psyche behind it, है ना। तब हम इसको क्रैक कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हम जानते हैं कि इतने हार्मोन्स होते हैं पूरा बॉडी, जहाँ जहाँ पे जो ग्लैंड्स है, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल, देन थाइमस, पीनियल, पिट्यूटरी, ये सब सिक्रीट कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं हमें सब पता है। लेकिन होम्योपैथी अप्रोच में हम क्या चीज देख रहे हैं कि जीएनएम कॉन्फ्लिक्ट और साइकोडायनामिक्स क्या कारण रहा कि मैंने ये इन्वॉल्व किया अपने आज के इस प्रेजेंटेशन में। व्हाई डू वी नीड टू नो द साइकी बिहाइंड एवरी कॉज, क्या कारण है। बिकॉज अगर हम आज के परिवेश में देखते हैं तो एवरी स्ट्रेस हैज इट्स ओन हिडन फैक्टर्स, है ना। हम कहते हैं कि साइकोटिक वर्ल्ड है, साइकोसिपिलिटिक वर्ल्ड है, और हर चीज यहाँ पे हम छुपा के चलना चाह रहे हैं, डॉक्टर्स को भी कुछ ज्यादा बताना नहीं चाह रहे, रिवील नहीं करना चाह रहे। इनफैक्ट कई बार तो हमें खुद को भी नहीं पता होता है ना, अनकॉन्शियसली हम बस लाइफ जीते जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम है ये इस थॉट के कारण है। तो इसी थॉट को हम क्रैक करने के लिए, प्रोब करने के लिए पेशेंट से हिस्ट्री पूरी लेते हैं, और दिस इज द मेन रीजन फॉर कि हमने क्यों इसको कॉन्फ्लिक्ट्स को या साइकोडायनामिक्स को इन्वॉल्व किया है, या मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों तक इस थॉट को पहुंचा सकूं। तो जैसा जर्मन न्यू मेडिसिन के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेट अस गो थ्रू कि वो क्या कहते हैं। दे आर बेसिकली द बायोलॉजिकल फैक्टर्स, है ना। बायोलॉजिकल रीजन क्या है किसी भी प्रॉब्लम का अकर होने का। तो दे आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल शॉक और लाइफ सिचुएशन दैट ओवरवेल्म्स द पर्सन। ये बिल्कुल स्पेसिफिक होता है। लेकिन साइकोडायनामिक क्या होगा, ये ऑनगोइंग अनकॉन्शियस इमोशनल प्रोसेस है। ये चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, कुछ एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है। लेकिन ये जो जीएनएम है ना, ये एकदम से हिट करता है, सडन होता है। एक शॉक आया आपकी लाइफ के अंदर, अचानक से कुछ चेंज आया और उस चेंज के कारण आपकी बॉडी ने वैसे रिएक्ट किया। अनएक्सपेक्टेड एंड आइसोलेटिंग। आइसोलेटिंग क्यों? क्योंकि ये सारी फीलिंग्स से ना, सारे इमोशन से आपको अलग कर देने वाला होता है। हाँ, एकदम से अबंडेंट फील किया, सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई चला गया हमें छोड़ के, है ना। ये एक्सपेक्टेड नहीं था और ये हो गया, और मेरी बॉडी अब कैसे रिएक्ट कर रही है, वो सिम्टम्स अलग से आएंगे। गेट्स रिकॉर्डेड इन ब्रेन रिले। दीज कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे ब्रेन के रिले में रिकॉर्ड होते हैं, बट साइकोडायनामिक्स में ऐसा नहीं होता, दे डोंट गेट रिकॉर्डेड, क्योंकि वो एक पैटर्न है कोप अप करने का। they are leading to changes in corresponding organ। they are very definite and concrete। exactly क्या हुआ है वही बॉडी ने, और बॉडी ने ऐसा क्यों रिएक्ट किया है, ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। और हमारा गोल क्या होता है यहाँ पे, टू आइडेंटिफाई एंड रिसॉल्व दैट वन इवेंट। दिस इज बेसिकली वेरी डिफिकल्ट, लेकिन धीरे 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 प्रैक्टिस करते हैं तो वो आ जाता है। एक्सटर्नल इवेंट, इट इज एन एक्सटर्नल इवेंट विच हिट्स सडनली। तो एकदम सडन होता है ये जो कॉन्फ्लिक्ट आता है। लेकिन साइकोडायनामिक्स क्या होता है, ये एक पैटर्न होता है, और ये इस पैटर्न में ही वो एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी है, वो हमेशा रिएक्ट करेगी। और शायद यही चीज हमें बार बार हेल्प करती है कि ये रेमेडी, जैसे हम समझते हैं ना कि नाइट्रोम्यूर ऐसे रिएक्ट क्यों करता है, बराइटा का वैसे रिएक्ट क्यों करता है, तो बेसिकली उसका कोर फीलिंग है अंदर से क्या है, वो साइकोडायनामिक्स हमें बताता है। ऑनगोइंग अनकॉन्शियस इमोशनल प्रोसेस।
स्टडीज द पैटर्न ऑफ पर्सनालिटी, है ना, वो कैसे कोप अप कर रहा है, कोपिंग एंड रिएक्शन, कि पूरी डे टू डे रूटीन से कैसे कोप अप कर पा रहा है, वो रिएक्ट कैसे कर रहा है अलग अलग सिचुएशन से। इट इज मोर एब्स्ट्रैक्ट, नॉट टारगेटिंग एनी ऑर्गन। फीलिंग है ये अंदर की, ये ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है पर्सन। अंडरस्टैंड एंड इंटीग्रेट इमोशनल कन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? बेसिकली इट इज अ स्पार्क, ये एक चिंगारी है, पर चिंगारी को आगे बढ़ने के लिए, आगे भड़कने के लिए फ्यूल की जरूरत होगी ना, और वो फ्यूल क्या है? वो साइकोडायनामिक्स है। सो दिस इज द वे दे बोथ आर इंटर रिलेटेड। तो सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, आपको दोनों स्पीयर को समझना पड़ेगा। विदाउट फ्यूल स्पार्क्स डाइज आउट, ना फ्यूल ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा? वो तो चिंगारी तो बुझ जाएगी। और साइकोडायनामिक्स क्या है? ये फ्यूल है, इनर पर्सनालिटी, अंदर का जो है अनकॉन्शियस पैटर्न है, दैट कीप द फायर अलाइव। अगर ये फ्यूल रहेगा तो आपकी जो चिंगारी है वो जलेगी। विदाउट स्पार्क वुड नेवर कैचेस फायर। सो बोथ एस्पेक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी साइक। नाउ कुछ मैंने जो भी जैसे पीसीओडी हो गया, थायराइड हो गया, इन सब कुछ टॉपिक्स को मैंने लिया है, और इनमें कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और इनका साइकोडायनामिक क्या होता है, इसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। राइट, तो हम इसको पढ़ते हैं। पीसीओएस का क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? नॉट बीइंग विमेन इनफ, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट देखें कि पीसीओएस जो था वो एडल्ट गर्ल्स में था। एवरी थर्ड गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस, राइट। तो ऐसे में क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है? सबसे पहले आप ये देखो कि शी इज फीलिंग दैट आई एम नॉट बीइंग इन विमेन इनफ। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। डिवैल्यूएशन एज ए वुमेन, रिप्रोडक्टिव आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, इनएबिलिटी टू कंसीव, प्रेशर फ्रॉम फैमिली सोसाइटी। इमेजिन कीजिए आप एक 25 इयर्स की लड़की है, उसकी शादी हुई है, और उसको कंटिन्यूअसली अपने ससुराल में ताने मारे जाते हैं, लाइक यू आर नॉट डूइंग गुड एज अ बहू, यू आर नॉट, योर मैरिज इज नॉट गोइंग गुड, तुम कुछ कर नहीं पा रही हो, है ना, तुम तो बच्चा भी नहीं दे पा रही हो। एक तो ये स्फीयर हो गया। एक दूसरा चीज होता है कि हमारे पास में कई बार ऐसी लड़कियां आती हैं जिन्हें ये फीलिंग आती है कि मेरे ब्रदर को ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, उसी का ध्यान ज्यादा रखा जाता है, एंड बीइंग अ गर्ल मुझे इतना वैल्यू नहीं दिया जाता है। दैट इज ऑल्सो अ मेजर कॉज जिसके कारण इनफर्टिलिटी, सॉरी, पीसीओएस होता है। इनसिक्योर फीलिंग, अनसेफ इन होम एंड रिलेशनशिप, बेसिकली वो अनसेफ फील कर रही है। makes her feel failing as a woman. Unresolved stress reflects as PCOS, है ना। And what is the psychodynamics behind? Suppressed femininity. उसको क्योंकि उसको ये लग रहा है कि लड़का होना ज्यादा बेटर है ना, उसको फ्रीडम मिलती है, उसको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है, इसीलिए तो कितने सारे टॉम बॉयज गर्ल्स आती हैं, है ना, और उनको पीसीओडी होता है। कंपैरिजन विद अदर फीमेल मेल सिबलिंग, इनर रिबेलियन अगेंस्ट एक्सपेक्टेड रोल्स, बेसिकली उसको लगता है कि मैं, एक द्वंद चलता है उसके मन में कि मैं अच्छे से अपनी रोल्स को निभा नहीं पा रही हूँ। वो अपने आप को ही डिवैल्यू करती जाती है, करती जाती है, करती जाती है ना। शादी में इश्यूज होना, माँ नहीं बन पाना, भाई का ज्यादा केपेबल होना, या पेरेंट्स के द्वारा एक इच्छा होना कि काश हमारे मेल चाइल्ड होता, और हो जाती है फीमेल। इट इज अ वेरी कॉमन सिनेरियो, और ऐसा इतनी सारी फीमेल्स आती हैं, और यही हिडन कॉजेज होते हैं। तो ऑल कॉजेज हार्मोनल डिसरेगुलेशन वाया हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड ओवेरियन एक्सिस, है ना। सो सी कितना ब्यूटीफुली हमारा साइंस इसको डिफाइन करता है, उसको प्रूव करने की कोशिश करता है, एंड अलाइनमेंट करने की कोशिश करता है बॉडी की ऊपर से लेकर नीचे तक। तो दिस इज अबाउट कॉन्फ्लिक्ट एंड साइकोडायनामिक्स। एक चीज मैं आपसे पहले यहाँ पे शेयर करना चाह रही हूँ। एक किताब पढ़ी थी मैंने, लुई हे की। लुई हे इज अ राइटर, साइकी पे उनका काम बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड द बुक नेम इज यू कैन हील योर लाइफ। इट इज अवेलेबल ऑन Amazon. Can you see this book? Dr. Shruti, is this visible? यस मैम। हाँ, तो ये बुक आप Amazon से ले सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुली इसमें डिफाइन कर रखा है कि किस तरीके से हमारे बॉडी के जो
कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, क्या प्रॉब्लम थॉट आता है, बिकॉज शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने होम्योपैथी नहीं पढ़ा है, वो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं जानती है, नीदर शी इज टॉकिंग अबाउट साइकोडायनामिक्स, बट अगेन सेम चीज, अगर ये दोनों नहीं है तो भी सब कुछ रिलेटेबल है। आप अगर ये बुक पढ़ेंगे ना, आई टेल यू, अपनी लाइफ में तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे ही आपके, एंड आप अपने पेशेंट्स को भी हेल्प कर पाएंगे, है ना। तो आज के टाइम पे कहते हैं ना कि दुआओं से बड़ा या गुड कर्मा से बड़ा कोई भी धन नहीं है ना। तो इससे आप जनरेट कर सकते हैं, कैसे मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि इसमें बहुत सुंदर तरीके से डिफाइन कर रखा है कि पहले प्रॉब्लम थॉट क्या आया, वो प्रॉब्लम थॉट यही है, इसी से रिलेटेड है। तो जब मैंने किताब पढ़ी तो मुझे लगा, अरे सी दिस इज सो ब्यूटीफुली रिलेटिंग विद ऑल आर होम्योपैथिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड जो हम प्रोव करते हैं पेशेंट्स में, तो सब कुछ वही है। तो मैंने इसमें इसको भी इन्वॉल्व किया है, अभी मैं बताऊंगी आगे कैसे, क्योंकि इसमें बताया है कि प्रॉब्लम थॉट क्या है ना। नाउ उस पेशेंट को न्यू थॉट कैसे जनरेट करना है, क्या सोच रही है वो, और सोचना क्या है, या अपने प्रैक्टिस में कैसे लाना है, प्रैक्टिस में कैसे लाएगा, क्योंकि ये आज के टाइम पे सिर्फ मेडिसिन दे देने तक का हमारा काम नहीं है ना। पेशेंट को बहुत काउंसलिंग भी करना पड़ता है, एंड वन वे विद आप और एक एडिशनल चीज कर सकते हो जिससे आपका खुद का गुड कर्मा भी बढ़ेगा, वो है पेशेंट को ये बताना कि तुम मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो। सो दैट गुड थॉट जनरेशन इज बेसिकली मैनिफेस्टेशन, राइट। मैंने उसको वही नाम देके आगे उसको इन्वॉल्व किया है। सो अकॉर्डिंग टू लुई हे, इन यू कैन हील योर लाइफ, तो आप नोट डाउन कर सकते हो, बहुत सुंदर बुक है। द प्रॉब्लम कॉज फॉर पीसीओडी इज डिनाइल ऑफ सेल्फ, है ना, आ गया ना। रिजेक्शन ऑफ फेमिनिसिटी, इसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, रिजेक्शन ऑफ फेमिनाइन प्रिंसिपल, है ना, आई एम नॉट डूइंग गुड एज अ वुमेन, इफ बीइंग अ फीमेल इज अ कर्स, आई शुड नॉट बी अ फीमेल, मुझे जन्म लेना चाहिए था एक मेल की तरह, और वो मेल की तरह एक्टिविटी शुरू कर देती है, वो बाइक चलाती है, वो पैंट शर्ट पहनती है, और बिल्कुल वो लड़कों वाले पैंट शर्ट ना, जीन्स टॉप नहीं, बिल्कुल बॉयज लुक। एंड नर्सिंग इज नाउ हर्टिंग, व्हाट इज नर्सिंग इज नाउ हर्टिंग, मतलब उसको पहले तो खुद के लिए कुछ अच्छा पैम्परिंग नहीं मिला, है ना, और वो पैम्परिंग नहीं मिला, लेकिन उसने जो दिया अपनी फैमिली को, उसके लिए भी उसे सिर्फ रिजेक्शन मिला। तो अब जो नर्सिंग है ना, वो कुछ चाहती भी नहीं अपने लिए, उसको लगता है बस इट्स टू मच, और अपनी फैमिली ना तो खुद चाहती है ना वो करने में अब इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो जितना करती है उसको सिर्फ और सिर्फ टॉन्ट मिल रहा है, उसको सिर्फ कर्स मिल रहा है। तो नर्सिंग इज हर्टिंग मी नाउ। एंड न्यू थॉट पैटर्न मतलब कि मैनिफेस्टेशन क्या करना है, तो आप उन पेशेंट को अपने बोल सकते हो कि रोज रात को जर्नलिंग करो, आप इसको दिन में एटलीस्ट जब भी आप फ्री हो मन से अपने अंदर की आत्मा से इन लाइंस को आप रिपीट करो, एंड सी द चेंजेस, मतलब ड्रास्टिक चेंज आता है। आई रिजॉइस इन माई फीमेलनेस, आई लव बीइंग अ वुमन, I love my body. I love myself. Accept my full power as a woman. So, if you give these blessings to your patients, no, वो बहुत बहुत खुश होंगे। आप ये ट्राई करके देखिएगा, और ये आपके पैथी में इतना ज्यादा आपके प्रैक्टिस में इतना ज्यादा चेंज ला के देगा ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इन सब चीजों का। मैं पूरी कोशिश करती हूँ इन सब छोटी छोटी चीजों को इनकलकेट करने की, जिससे पेशेंट्स के बिहेवियर में, और सबसे बड़ी बात है कि ये ट्रस्ट डेवलप करता है ना, वन टू वन पेशेंट का हम होम्योपैथ पे एक ट्रस्ट बनता है, उन्हें लगता है दिस इज डिफरेंट, ये लोग कितना अलग एंगल से देखते हैं ना। अ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही तो है हीलिंग। बेसिकली हीलिंग तो यही हुई, वरना तो सिर्फ दवाई देके हम भेज सकते हैं उसको। सेकेंड इज एंडोमेट्रियोसिस। दिस इज कॉल्ड द ब्लेम कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि उस पेशेंट को हर चीज के लिए ब्लेम दिया जाता है, मे बी इट्स, और वो खुद भी अपने आप को लाइफ में से ब्लेम कर रही होती है, मे बी दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माई ओन फॉल्ट। नेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, नेस्ट कॉन्फ्लिक्ट इज, नेस्ट क्या होता है, एक बर्ड के लिए, एक बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका नेस्ट, सबसे प्रोटेक्टिव जगह, और फीमेल की सबसे प्रोटेक्टिव जगह है उसका यूट्रस, है ना। तो वहीं पे ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि शी फील्स दैट सबसे बड़ा जो वो सेफ जो अपना घर है ना, यूट्रस या जो मेरा होम है, वही सेफ नहीं है। रिलेशनशिप स्पेस इज नॉट सिक्योर, यूट्रस इज वेयर लाइफ ग्रोथ, और जहाँ पे लाइफ का जनरेशन हो रहा है, सृजनात्मक जनरेशन जो एक सृजन हो रहा है, वही जगह उसे सेफ नहीं लग रही है। लॉन्गिंग फॉर अ चाइल्ड,
बट फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू कैरी और प्रोटेक्ट। ये बहुत कॉमन थॉट है जो फीमेल्स को आता है यंग प्रेगनेंसी में, एकदम से शादी हुई प्रेगनेंसी हो गई, सेटल नहीं है हम दोनों, अभी तो इनकी जॉब भी प्रॉपर नहीं है, कैसे होगा, है ना। तो ये थॉट बहुत कॉमन है। एग्जाम्पल, अ वुमेन डिजायरिंग प्रेगनेंसी बट फियर्स ऑफ अ हस्बैंड अनस्टेबल जॉब, या फाइट्स हो रही है घर के अंदर, तो अनस्टेबल सा एक रिलेशनशिप है, ऐसे में शी फियर्स कि क्या मैं बेयर कर पाऊंगी इसे, न्यू लाइफ को, एंड वो एंडोमेट्रियोसिस में डेवलप हो जाता है। माइंड फील्स नेस्ट इज अनसेफ, एंडोमेट्रियल टिश्यूज ग्रोथ एबनॉर्मली, है ना, तो यूट्रस के बाहर टिश्यू ग्रोथ होने लग जाती है ना। एग्जाम्पल क्या है, जॉइंट फैमिली है, उसके अंदर फीमेल को लगता है कि ये जॉइंट फैमिली है, यहाँ पे मैं अपना सेफ स्पेस नहीं बना सकती हूँ, एंड आई रियली वांट अ न्यू होम फॉर माई सेल्फ, लेकिन वो हो नहीं पाता है। माई रोल एज अ विमेन इज नॉट रिस्पेक्टेड हियर। और वो इच्छा तो है कि मेरा खुद का घर हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता। कई बार इट कैन बी अ कॉज ऑफ बिट्रेल, पार्टनरशिप में बिट्रेल हो जाता है, चीटिंग हो जाती है, तब भी दिस कैन लीड टू एंडोमेट्रियोसिस। का साइकोडायनामिक्स क्या है, डीप अनमेट नीड फॉर नर्चरिंग और बीइंग नर्चर्ड, रिप्रेस्ड ग्रीफ, लॉस ऑफ लव, लॉस ऑफ होम, होमलेस फीलिंग आ जाती है, ओवर नर्चरिंग, क्योंकि फीमेल्स का प्रॉब्लम है वो ओवर नर्चरिंग होता ही होता है। तो कितना भी बोलो कि सबके खुश नहीं रख सकते हो, पर वो करेगी, वो अपनी जी जान से मैं पूरी कोशिश करेगी, और फिर सबसे ज्यादा दुखी भी वही होती है। केयर फॉर एवरीवन एंड निग्लेक्टिंग हरसेल्फ, है ना, इनर रिसेंटमेंट और ट्रैप्ड इमोशंस, शी स्टार्ट्स ब्लेमिंग हरसेल्फ। तो अब मैंने अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है, अंदर मेरे द्वंद चल रहा है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मैं ही इन सबके रिस्पॉन्सिबल, इन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। स्टार्ट्स बिलीविंग इन ऑल ब्लेम्स एंड स्टार्ट्स बिलीविंग इन ऑल ब्लेम्स गिवन, जो भी इसको जितने ब्लेम्स दिए गए वो बिल्कुल बिलीव करते कि हाँ यू पीपल आर राइट, ये सब मैंने ही किया है। हर बॉडी बिगिंस टू हर्ट, उसको खुद को हर्ट करती है उसकी बॉडी। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है कि स्टेफिसेगेरिया कार्सिनोसिस सीपिया नेट्रम्यूल, ज्यादातर इन्हीं के आसपास ये सिनेरियो रहता है, लेकिन सिर्फ यही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। Women's body starts building tissues outside uterus, symbolizing her unconscious attempt to create safety, है ना। उसने चाहा तो है कि काश मेरा एक अपना खुद का नेस्ट हो या सेफ हो, तो वो सेफ्टी अलग तरीके से रिएक्ट कर गई और यूट्रस के बाहर उसने क्रिएट करना शुरू कर दिया। बिलोंगिंग एंड आई डोंट बिलोंग टू दिस स्पेस, आई बिलोंग्स टू एल्सवेयर, so this is the core feeling here, and इसका मैनिफेस्टेशन देखते हैं। तो मुझे ये पार्ट बहुत अच्छा लगता है। प्रॉब्लम कॉज क्या था, क्या सोचा था पेशेंट ने, इनसिक्योरिटी, डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन, रिप्लेसिंग सेल्फ लव विद शुगर। अब शुगर क्या है यहाँ पे, शुगर एक मेटाफर है। शुगर का मतलब क्या होता है, मिठास, उसके जीवन में मिठास जा रही है ना, और वो बाहर से मिठास ढूंढ रही है, अंदर से उसके खुद में भी मिठास खत्म हो चुकी है, आसपास के सराउंडिंग में मिठास खत्म हो चुकी है, और वो चाह रही है कि कहीं बाहर से उसे कुछ मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, तो वो मिठास को ढूंढती है। इसीलिए शुगर क्रेविंग्स होते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए हम कभी डार्क चॉकलेट खाते हैं, कभी बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, एंड व्हाट नॉट। सो बेसिकली ये मेटाफर है जिसका मतलब है कि हमारे लाइफ में मिठास खत्म हो रही है। when we don't feel sweetness inside, we try to search outside in the form of desert या attention, appreciation, है ना। मुझे appreciation नहीं मिल रहा, मैंने इतना किया और मुझे मिला क्या। सोशल मीडिया पे फोटोज बहुत लोग अपलोड करते हैं, लेकिन इंटरनली वो अंदर बहुत अकेले होते हैं, एंड दिस इज द मेजर कॉज। ये लोनलीनेस जो है ना, यही सबसे बड़ा कीड़ा है आज के टाइम पे। वी ट्राई टू फाइंड लव फ्रॉम अदर्स, इट इज अ टेम्पर शुगर इज अ टेम्पररी कंफर्ट एंड गिव्स यू इंस्टेंट रिवॉर्ड, है ना, एकदम से एनर्जी देता है ना, लेकिन वो बाद में बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। यहाँ पे एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, सेल्फ एक्सेप्टेंस की, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे खुद को भी, है ना। इसीलिए जो है यूट्रस हमारे बाहर की तरफ में जाके टिश्यूज डेवलप करता है। सेल्फ लव जो है वो खत्म हो रहा है, इनर सिक्योरिटी कम हो रही है ना। आउट एंड वी आर सर्चिंग लव आउटसाइड नाउ, एंड वी फील दैट ब्लेमर्स जो है, वो जो हमें ब्लेम दे रहे हैं वो ही सही है, हम खुद भी अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं। न्यू थॉट पैटर्न क्या होता है, क्या है इसका मैनिफेस्टेशन, कैसे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी दवाई तो खैर काम करेगी है, वो तो वंडरफुल है, मिराकुलस रिजल्ट है। उसके साथ में
I am both powerful and desirable. It's wonderful to be a woman. I love myself and I am fulfilled. I am complete. I am nourished. तो ये थॉट्स जब हम अपने आप को मैसेजेस ब्रेन को देंगे ना, तो अपने आप जो एक्सेस है वो पॉजिटिव वे में काम करना शुरू करेगा. एंडोमेट्रियोसिस स्टार्ट्स हीलिंग व्हेन women stop taking blame for everyone else pain. है ना. इसीलिए खुद को खुश रखना बहुत जरूरी है. हर किसी को खुश रखने में हम हमारी जिंदगी को एक बहुत बड़ी तकलीफ बना देते हैं. सो ट्राई टू कीप योर सेल्फ हैप्पी एज वेल विथ योर फैमिली, लेकिन खुद की भी प्रायोरिटी दो. और इसीलिए आजकल सेल्फ लव के बारे में, सेल्फ इम्पोर्टेंस के बारे में इतनी बात हो रही है ना. तो कई लोग तो बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरे कर रहे हैं, उनको एक्चुअल कॉज नहीं पता है, बट हमें एक्चुअल कॉज पता है. तो आई एम श्योर अब जब हम बात करेंगे पेशेंट से तो हम इसका रियल एसेंस या उसको इसकी इम्पोर्टेंस समझा पाएंगे. नाउ थायराइड है ना, हाशिमोटोज एंड हाइपोथायरॉयडिज्म. सबसे बड़ा मेजर कॉज होता है इसमें कि पेशेंट खुद ही सब कुछ मैनेज कर रही होती है पूरी लाइफ अपनी रोलर कोस्टर की तरह, लेकिन फिर भी उसे ये लगता है कि आई एम नॉट फास्ट इनफ या मैं सफिशिएंट नहीं हूँ और आई एम अनएबल टू डू इट. सबसे बड़ा मेजर कॉज होता है आई एम नॉट फास्ट इनफ, इनएबिलिटी टू कैच अप विद डिमांड ऑफ लाइफ, नॉट डूइंग इनफ. मेरे कई सारी पेशेंट्स हैं जो बहुत प्रोफेशनल हैं और उन सबको ये प्रॉब्लम है और सबका एक ही थॉट है कि मैं अच्छे से अपनी लाइफ में इसको मैनेज नहीं कर पा रही हूँ सारे इवेंट्स को, बल्कि एक्चुअली कर वही रही होती है, बट अंदर एक थॉट डेवलप हो जाता है दैट आई एम नॉट गुड इनफ. पावरलेसनेस फील करती हैं, है ना. एक तो सबसे बड़ा थायराइड का क्या कारण है, बिकॉज ये यहाँ पे लोकेटेड है. तो बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स होती है कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे रोका जा रहा है बोलने से, ट्रैप्ड फीलिंग हो रही है, आई कांट से व्हाट आई फील. और जब ये फीलिंग आती है ना, तो इट लीड्स टू थायराइडाइटिस या हाशिमोटोस और hypothyroidism as well. A young mother juggling with work, home, kids, she feels she can't keep up. Also can't express her frustration. Her body slows down the metabolism and metabolism slow हो गया है क्योंकि उसको चाहिए था क्या कि बहुत फास्ट फास्ट करूं, लेकिन बॉडी क्या कह रही है, अरे थम जा बहन, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. और वो अपना मेटाबॉलिज्म स्लो करती है ताकि उसके इस थॉट को वो स्टेबल कर सके. लेकिन क्या होता है फिर हाइपोथायराइडिज्म के अंदर वो रिजल्ट उसको हाइपोथायराइडिज्म के वे में वो रिजल्ट देता है. लाइकोपोडियम, इनसिक्योरिटी बिहाइंड एंड कॉन्फिडेंस इन फ्रंट, है ना. वो अंदर तो बहुत इनसिक्योर है लेकिन वो दिखाती क्या है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. फीयर ऑफ फेलियर होता है उसमें. नाइट्रोम्यूसिपिया, कैलकेरिया का, दीज आर ऑल जस्ट एग्जांपल. फीलियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, बेसिकली नाइट्रोम्यू को तो ये भी लगता है कि आई एम बीइंग कंट्रोल्ड, है ना. तो ये भी एक बहुत बड़ा फीलिंग है. इसका साइकोडायनामिक्स क्या होगा, अनस्पोकन एंगर, सप्रेस्ड कम्युनिकेशन. आई मस्ट काजल मैम डिस्कनेक्ट हो गई हैं. अच्छा, तो हम लोग का तो समय भी पूरा हो गया है. जी हाँ, सर. समय आप हैंड ओवर कर दीजिए, समय भी पूरा हो गया है जी. यस सर. हेलो, सुनीति जी. हाँ, यस सर, यस सर. या सो सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद और डॉक्टर काजल वर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद. उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हार्मोनल इम्बैलेंस को और उसके सभी कारणों को. सो अब हमारा समय समाप्त होता है, तो मैं ये सेशन इंग्लिश टीम को हैंड ओवर करती हूँ. सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद.